न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर दूसरे देश में साजिश रची गई और आप उसे समझ भी नहीं पाए। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज दूसरे दिन भी वक्फ पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का समय अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। साथ ही ये भी तय हुआ कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति फिलहाल नहीं बदलेगी। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान भी अगले आदेश तक नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई दोपहर 2 बजे का समय नियत किया है। एक और देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ जैसे गंभीर मसले पर सुनवाई कर रही, सभी पक्षों को सुन रही, लेकिन दूसरी ओर सड़क पर कुछ मौलाना कोर्ट पर दबाव बनाने और धमकाने का काम कर रहे। अलीगढ़ के मौलाना उमैर खान दो टूक कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानेंगे। हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। कुछ मौलाना उमैर कह रहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़क से होती हैं। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर दबाव बनाया जा रहा, फैसला पक्ष में नहीं आया तो देश में बवाल होगा। कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आने पर मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानने की बात कह रहे, तो क्या पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताकर मुस्लिमों को भड़काया नहीं जा रहा? सिर्फ मौलाना उमैर नहीं, जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी कोर्ट की सुनवाई के बीच मजहब को आगे कर रहे। वो दलील दे रहे, वक्फ मजहबी चीज है और मजहबी मामलों में कोई दखल ना दे। ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज़ है। हम किसी मजहबी चीज़ में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। सोचिए, कोर्ट सुनवाई के दौरान कह चुका है धार्मिक दलीलें ना दी जाए, तो क्या मजहब की दुहाई कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दी जा रही है? मौलाना तौकीर रजा तो वक्फ पर कानूनी लड़ाई के बीच 80-20 की बात लेकर आ गए। एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। तो क्या तौकीर 80-20 की बात कहकर तंज कस रहे? तौकीर दलील दे रहे, मुसलमानों से किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन उन मौलानाओं पर उनकी जुबान खामोश है जो सड़क पर देख लेने की बात कर रहे, जो मन माफिक फैसला नहीं आने पर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे। भड़काऊ बयानों का ट्रेलर बंगाल में दिखा भी। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध पर पहले भड़काऊ बयान और फिर जो हिंसा हुई उसकी भयावह तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज मुर्शिदाबाद के बेतमुना पहुंचे, जहां दंगे के दौरान घर जलाए गए, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या सिचुएशन थे जब लोग यहां से पलायन किए, डरे हुए, और आखिर क्यों चले गए। एक घर में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात अगर आप देखेंगे तो आप देखकर समझ पाएंगे कि आखिर लोग अगर रुकते भी तो कैसे रुकते, कहां रुकते और किस हालात में रुकते। हर चीज जल चुका है, हर चीज यहाँ पर आपको राख ही राख नजर आएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे सीढ़ी पे भी, तो सीढ़ी भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। नीचे देखिए पूरा का पूरा जो राख है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक शेल्फ हुआ करता था, एक अलमीरा थी, देखिए अलमीरा को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए तुलसी जी की यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, इसमें भी बाकायदा तोड़फोड़ की गई। तुलसी चबूतरे में सामने का जो हिस्सा था उसको भी तोड़ा गया। तो क्या भड़काऊ मौलाना सरेआम मुस्लिमों को उकसा नहीं रहे? सवाल ये भी कि कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बंगाल जैसी दंगे की आग क्या पूरे देश में भड़काने की कोशिश की जाएगी? सवाल ये भी कि दंगों की आग में जले बंगाल में हिंदुओं की चिंता करने की बजाय पार्टियां क्या वोट बैंक की रेस में हैं? पार्टियों को हिंदुओं की चिंता की बजाय गठबंधन के साथियों और वोट बैंक की चिंता ज्यादा है। जैसी
भाजपा ने कहा है कि बांग्लादेश में साजिश रची गई या कुछ उधर से आरोप आए हैं कि उन्होंने सशस्त्र बलों का दुरुपयोग किया है, तो भारतीय जनता पार्टी शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर दूसरे देश में साजिश रची गई और आप उसे समझ भी नहीं पाए, आपके पास उसका इनपुट भी नहीं था। कंप्लीट फेल्यूर ऑफ भाजपा गवर्नमेंट एट सेंटर, केंद्र में भाजपा सरकार और प्रदेश में ममता। मैं ममता दीदी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जहाँ उनकी सरकारें नहीं बन पाती वहाँ बीजेपी के लोग दंगे करवाते हैं, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये करते रहेंगे, उनको हॉबी है। बंगाल में हिंसा कंट्रोल करना ममता सरकार का काम था, लेकिन दीदी मौलानाओं से मीटिंग में लगी हैं और उनके साथी बीजेपी को कोसने में। पलटवार बीजेपी ने भी किया और ममता सरकार को दंगों का पर्याय बता दिया। ममता बनर्जी आज पर्याय हैं दंगों का, गुंडागर्दी का। और ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के साथ होना था, वो मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे रही थी कि मेरी ममता तुम्हारे लिए है, तुम चिंता ना करो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। तो सवाल है कि क्या वाकई वोट बैंक की मजबूरी में बंगाल में दंगाइयों पर डंडे वाला मॉडल नहीं चला? पलायन कर रहे हिंदुओं पर ममता सरकार और उनके साथियों की जुबान सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, सवाल अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव का है। सवाल ये भी कि क्या सड़कों से भड़काऊ बयान कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला मानने की दलील देने वाले क्या देश को शरीयत से चलाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगले 7 दिन में वक्फ पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब दाखिल करता है और 5 मई से अगली सुनवाई के दौर में सुप्रीम कोर्ट का नए वक्फ कानून पर क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि क्या करे। आपत्तियां हैं वो जायज हैं, कैसी हैं, नहीं है। 5 मई अगली तारीख है, फिलहाल केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन है। लेकिन मौलाना साहब सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आए तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। तो सवाल यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शालिनी अली पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, और विवेक बंसल जी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज अजहरी साहब आपसे करता हूं। मतलब अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? देखिए, आपने ऐसे मौलाना तो कोर्ट कर लिए जो आपको भड़काऊ लगते हैं, हमें नहीं। लेकिन आपको संजय निरुपम से लेकर के संगीत सोम तक आपने एक का भी नाम नहीं लिया। कोई जलियांवाला बाग की धमकी दे रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है मुसलमानों को, तो उनको आपने कोर्ट नहीं किया। काश आप उनको भी कोर्ट कर लेते, तब हम कोई बात करते तो बहुत 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 अच्छा लगता है। दूसरी बात ये मैं खुल करके कहूंगा कि जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां सरकार लाने के लिए दंगा मुहिम चलाती है भारतीय जनता पार्टी, और जहां सरकारें हैं वहां सारे काम जो दंगे कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं कराता है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आज जो देखने को मिल रहा है, आज जो हमारे सामने है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे सीधे संविधान और देश के कानून से खेलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के उससे हुकूक छीने जा रहे हैं। मुसलमानों की जो फंडामेंटल राइट है उससे खेल हो रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों का एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि मुसलमान कोई बोले तो उसे दंगाई घोषित कर दिया जाए, हो गया, भड़काऊ भाईजान कह दिया जाए, उसको गलत कह दिया जाए, हो गया, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हो गया आपका। मेरा सवाल क्या था? संजय निरुपम ने जब बोला तब संजय निरुपम को कोर्ट किया गया था। अब आप ना सुने, ना चैनल उस दिन देखे, तो ये आपकी गलती हो सकती है अजहरी जी। लेकिन फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं कि फैसला पक्ष में नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे।
फिलहाल कोर्ट में मामला है, 5 मई अगली तारीख है, 7 दिन का समय है केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि मांगा गया ये 7 दिन। तो इस 7 दिन से आपको इतनी टेंशन हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको माना जाएगा और हमने उसको ही माना है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ना जाने है क्या, वो कौन से संविधान पे यकीन करता है? तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, फैसला पक्ष में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं जो इस तरह की बोली बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कोई हो। तो ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था। सुनिए, अरे हजारी जी, ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था, इतना शुरुआती ज्ञान नहीं देना चाहिए था। आपने संजय निरुपम को कोर्ट नहीं किया, आपको याद है? अरे जिस दिन संजय निरुपम ने बोला उस दिन सुनवाया, उस दिन कोर्ट किया, लेकिन हर दिन संजय निरुपम को कोर्ट करे ये मत बताइए और ना सिखाइए। आप बोल ही नहीं सकते संजय निरुपम के। अरे छोड़िए ना, आप एक मौलाना उमैर खान की आलोचना नहीं कर पा रहे। अगर उन पर आप कोर्ट ने ये कहा सुनवाई में कि बार बार मजहब की दलीलें मत दीजिए। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, तो बार बार ये कहना कि मजहब की बातचीत करना, क्या ये दबाव बनाना नहीं है? अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट को आप हमारे खेलोगे तो हम तो भाई रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कहेंगे। विरोध प्रदर्शन का हमें अधिकार है, हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो लोगों को भड़काएंगे, फिर कहेंगे कि हम सड़क पर देख लेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर पाता है। तो ये कौन कर रहा है कि सड़क पर देख लेंगे? ये काम, कुछ चीजें, कुछ फैसले सड़क पर भी होते हैं, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, बताया हमें आप? अरे शाहीन बाग बना देंगे, ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। नहीं तो ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? जलियांवाला बाग चलिए ठीक है। बहुत देख लिया। धनंजय गिरी 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को, 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को, लेकिन टेंशन इतनी है कि सड़क पर देख लेंगे भाई। राकेश जी देखिए, देश बाबा साहेब के संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि किसी शरीयत के आधार पर। राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से कह रखा है कि नेशन फर्स्ट, करेक्शन मस्ट। जो करेक्शन की जरूरत है भाई, अगर आप बात करें करेक्शन की, तो 1954 के पहले कहां था सरिया, कहां था इस तरह के वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड के अगर नहीं सुधार की जरूरत है तो वक्फ बोर्ड में सुधार किया जा रहा है। अब जो शरीयत की बात कर रहे हैं वो अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं। इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों समाज के हर व्यक्ति को जो सुविधाएं मिल रही है, जो चीज मिल रही है, हिंदुओं के पास भी, हमारे पास भी बहुत सी संहिताएं हैं, पर हमने अपने संहिता के बजाय संविधान को स्वीकारा, क्योंकि हमें मुल्क से मोहब्बत है। पर ये क्या हो रहा है? जो लोग भड़काना चाह रहे हैं, जो मुसलमान किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संविधान की बात होने पर उनको दर्द हो रहा है। और जब इनके संगठन, इनके लोग, मंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ में संविधान तो है लेकिन हृदय में सरिया है। कल भी ने मुल्क से मोहब्बत अगर होती तो इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता। कुछ लोग तोड़ के चले गए और जिन्हें छोड़ के चले गए वो क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि जहां भाजपा होती है वहां दंगे होते हैं। भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए, नारा तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, हमारा उसको पढ़ते उल्टा लगता है। अजहरी जी आपके जहर को थोड़ा सा उसको पढ़ते उल्टा लगता है आपको? उसको ये बात देश को बताते हुए शर्म आती है क्या? अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आप क्यों नहीं बताते? अजहरी जी सुन तो लो भाई, आपको कितना प्यार से सुना। अब ये सुनो, ये जो शुगर कोटेड जहर परोस रहे हो, इसी शुगर को तो हम हटा रहे हैं। ये जो जहर के ऊपर जो शुगर मिला के परोस रहे हो, अभी गिरिराज सिंह परोस रहे थे, वो आपको जहर नहीं लगा होगा? अरे ईरान में जहर नहीं लगती होगी? मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, वो जहर नहीं क्या तरीका है भाई? अरे आचार्य जी मैं बीच में नहीं आ रहा, तो सर आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया। अगर आपके पास कोई काउंटर था तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए था। धनंजय गिरी आपको सुन रहे थे, मैं फिर भी बीच में नहीं आया कि आपकी बात हो जाए, लेकिन आपने लगातार अपना टेप ऑन कर दिया। तो सर ये सड़क नहीं है, मुसलमानों को नहीं है आचार्य जी, ये सड़क नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल है और ये बड़ी डिसिप्लिन के हिसाब से डिबेट होती है। तो अगर काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। तो ये सड़क नहीं है और यहाँ पर डिबेट कैसे चलेगी इसका फैसला मैं यहाँ से करूंगा, तो रुक जाइए। अभी धनंजय गिरी को सुनिए। सुनने के लिए नहीं साहब बैठे हैं यहाँ पर। भाजपा का प्रवक्ता गलत बोलेगा, जवाब देंगे। हाँ तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए, हाथ उठाकर इशारा करिए।
लेकिन सड़क वाला तौर तरीका नहीं चलेगा यहाँ पर। बोलिए धनंजय जी। राकेश जी, तो उसे छूट है, किसी को छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। राकेश जी, अभी तो अजहरी साहब के जहर को थोड़ा सा कुरेदा है तो इनकी बुखलाहट बढ़ गई। ये शुगर कोटेड जो जहर परोस रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी अल्लामा इकबाल ने कहा कि मिल्ली तराना लिखा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। तो मुनाफत, मक्कारी और इसको बंद करिए, ये देश से गद्दारी बंद करिए। ये हिंदुस्तान सबका है और उस हिंदुस्तान शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। आप कहेंगे कि संविधान में हमारे हिसाब से नहीं, तो सड़क पर फैसला कर लेंगे। तो सड़क पर फैसला आप ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान कहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं धनंजय जी, मैं आ रहा हूं। अजय जी आप बोलिए, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब, और मेरे सवाल का जवाब ये है कि फैसला पक्ष में नहीं तो सड़क पर उतर जाएंगे। कुछ फैसले सड़कों से भी होते हैं, ये कौन सा तरीका है भाई? दूसरी बात है कि बार बार मजहब की बात, अरे साबित करिए ना कोर्ट में, है ना वकीलों की फौज, है ना याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना। अभी सारी चीजों पर रोक लगाई गई है ना कि 5 मई को अगली तारीख है, तभी तक वक्फ बाई यूजर के प्रावधान, कोई नई नियुक्तियां नहीं होने वाली है, सारी चीजें देख रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नहीं साहब, हमको सड़क पर उतरना है, पहले से हम मन बना कर बैठे हैं, आप जो मनाए कर लीजिए। राकेश पांडे जी, अब बहुत समझदार और बड़े एंकर हैं देश में। आप इस बात को माने कि अगर मुसलमानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना अगर होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते ही नहीं, और ना मानने वाली कोर्ट की बात को ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे बात? अरे तो अजहरी जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि पहली लाइन में सर आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था। हमने आपसे पहली लाइन में बोल देना चाहिए था कि ऐसे मौलाना सड़क छाप है, ऐसे मौलाना देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे मौलानाओं की मैं भर्त्सना करता हूं, ऐसे मौलानाओं का सार्वजनिक बहिष्कार हो जाना चाहिए। पहली लाइन में बोल देते बात खत्म हो जाती, लेकिन सर आपसे नहीं बोला गया। देने वालों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, और हम आपको याद दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कोई हमें नहीं रोक सकता। जुल्म के खिलाफ बोलने का ये तरीका है कि सड़क पर उतर जाएंगे? बिल्कुल सड़क पर उतर जाएंगे। जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं हम, जहर में जुल्म है, जिनके जहर में जुल्म पाल रखा है, वो जहर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे जहर उगलने वाले जहर के खिलाफ बोलेंगे, जुल्म करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे जुल्म करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, जहर उगलने वाले जहर के खिलाफ बोलेंगे। खंजर पे कोई छींट न जामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो करामात। ये जहर बनना बंद करिए मौलाना, जहर फकना बंद करिए। ठीक है, पूरा जहर से शालिनी अली, रुकिए सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं। शालिनी अली, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट में बहुत सारी बातें हैं कि फिलहाल कोई प्रावधान मत बदलिए, वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां मत लाइए, डी नोटिफाई जो रजिस्टर्ड गेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो नहीं होंगी, संशोधित कानून के हिसाब से फैसला होना है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर भी होगा। फिर भी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई सड़क पर उतरेंगे, फिर भी मौलाना अजहरी जी उनकी आलोचना करने से परहेज कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी मतलब हिपोक्रिटिकल सिचुएशन बना दी है इन सभी मौलानाओं ने। वैसे तो कहते हैं हमारे धर्म का मैटर है, हमारे धार्मिक आस्था की बात है, और हम किसी भी नॉन मुस्लिम को बोर्ड का हिस्सा बनने नहीं देंगे। और वो लोग वही लोग हैं जो कि अपने वकीलों को लेकर आए हैं, जिनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो हिंदू हैं। तो ये तो इन लोगों ने राजनीति बहुत पहले से खेल रखी है कि वकील हम ले लेंगे, नॉन मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में हम किसी नॉन मुस्लिम को आने नहीं देंगे, बोर्ड में हम नॉन मुस्लिम का जमीन जायदाद भी लेने को तैयार है। और उसके बाद आप देखिए टिप्पणी इस तरीके की कि हम रोड पे निकलेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे। भाई जरूरत ही क्या है टिप्पणी करने की? जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और कहा है कि 5 तारीख के बाद से हम इसके ऊपर फैसला भी करेंगे, सुनवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप कौन होते हो बाहर लोगों को निकालने वाले? आप ऐसे भड़काऊ वाली भाषण क्यों देते हो? कल फ्राइडे है, जुम्मा है, एक और दिन होगा, तकरीरें होंगी। मतलब इंसान इबादत के दिन को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आज से शुरू हो गया ये राकेश जी, मैनिपुलेशन इस तरीके का। ठीक है, मैं बादल देवनाथ जी, जो बातें शालिनी अली ने कही हैं, तो सड़क पर उतरने का खेल तो चल रहा है, और खेल आपके बंगाल से शुरू हुआ,
मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ और अभी ताजी तस्वीरें आई हैं जो हमारे सहयोगी पहुंचे, जो रिपोर्ट दिखाई, घर जल गए हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए वहां से भी, बेतबोना से। और आप कह रहे हैं साहब क्या हो गया, कौन भड़का रहा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, कोर्ट की सुनेंगे। नहीं राकेश जी, ऐसा बात नहीं है। बंगाल से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारा जगह में भी एक रैली हुआ। रैली नहीं, हिंसा हिंसा मुर्शिदाबाद में, बंगाल में कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ वो बंगाल के लोग कम है लेकिन बाहर के लोग ज्यादा है। और बांग्लादेश से हुआ, सेंट्रल एजेंसी का रिपोर्ट है, वो बांग्लादेश से 4 महीना 5 महीने से ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है। ये आप सब बार बार मैं कह रहा हूँ, तो पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन बात पुलिस क्या कर रही थी? बादल देवनाथ जी, आप रोक क्यों नहीं पाए? 8 तारीख से शुरू हुआ बवाल, अभी तक शांत नहीं हो पाया है। उससे पहले आप जो अभी कहा ना से ये नेशनल चैनल है, तो एक नेशनल चैनल को पहले कहना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी क्यों फेल्यूर है, जो बाहर से आक्रमण हुआ। तो बाहर से आक्रमण का मतलब रॉ फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री का जो एजेंसी है वो भी फेल्यूर है, एनआईए फेल्यूर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन रूल्स है, लॉ एंड ऑर्डर कौन कौन रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये पहले जानना चाहिए। डिवाइड करना चाहिए, स्टेट के हाथ कौन कौन लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। बात ये नहीं है सर, बात ये है ये वापस को लेके आप जो डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर नहीं मैं शालिनी अली, रुकिए, मैं बताता हूं बादल देवनाथ जी, सुनिए ना, अगर घुसपैठ हुई है तो सेंट्रल एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी मिलती किससे है? मिलती किससे है? मौलानाओं से मिलने के लिए समय है, वहां पर जाकर तकरीरें करने के लिए समय है, आपकी प्रॉपर्टीज नहीं छिनेगी ये कहने के लिए समय है। लेकिन जो हिंदू पीड़ित है उनसे मिलने के लिए समय नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए समय नहीं है, उन्हें कैंप में डालकर जिम्मेदारी छुट्टी, हटो यहां से, खास समुदाय का जिला बना देंगे। बात पहले सुनिए, आप सवाल कर रहे, बात सुनिए। तो बीएसएफ अंदर किसने क्यों दिया? बोरका पहन के जो लोग आया था बांग्लादेश से, उसको घुसने कौन दिया? तो बीएसएफ क्या कर रहा था? ये तो सवाल आएगा। लेकिन आपका जो आज का जो डिबेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव, लेकिन ये दबाव नहीं है सर, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष में कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन है। नहीं, बंगाल में जो हुआ वो आंदोलन है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंदोलन है, सुतीन इंतिता में जो हुआ वो आंदोलन है आपके हिसाब से? ये आपकी परिभाषा है आंदोलन की? आपका भाषा आपका चिंता मेरे पर मत दीजिए। नहीं क्यों? जो कह रहा हूं थोड़ा सुनिए, ये आंदोलन की परिभाषा है, थोड़ा ये आंदोलन है, ये तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं। नहीं, आंदोलन नहीं है, मैं भी जानता हूँ ये आंदोलन का बात नहीं होता, शांति से आंदोलन करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो है पॉइंट प्लीज सुन लीजिए, ये 9 लाख के 8 लाख के ऊपर वॉकअप संपत्ति, 4 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड और 4 लाख के ऊपर अनरजिस्टर्ड संपत्ति। ये अनरजिस्टर्ड संपत्ति को क्या होगा? ये रजिस्टर्ड होगा, आज भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगे, इसको लेके चर्चा हुआ। लेकिन जो तो चर्चा में क्या हुआ बादल देवनाथ जी? चर्चा में ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी जो स्थिति है सर, आपके पास सब जानकारी है तो हम लोग को बुलाने का क्या जरूरत है? आपके पास पूरा जानकारी है तो बुलाने का क्या जरूरत है? नहीं सर, जानकारी दुरुस्त थोड़ी सी करनी पड़ती है ना, कि आप हिंसा आगजनी दंगे को आप आंदोलन का नाम दे देते हैं, इसलिए बीच में आना पड़ जाता है। आपको समझना चाहिए आंदोलन क्यों हो रहा है। अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो डीएम जो कलेक्टर जो लेके गया गया, कलेक्टर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन। सुनिए ना, थोड़ी सी बादल देवनाथ जी चिंता कर लीजिए, जो हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, थोड़ी सी चिंता कर लीजिए उनकी, जो बंगाल में हिंदू पलायन कर गए हैं, दूसरे जिलों का रुख कर गए। 9 लाख के अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड किसकी क्या डेफिनेशन है, जो इतना पढ़कर आए, थोड़ा सा उन हिंदुओं के बारे में पढ़कर आ गए होते हैं। चलिए ठीक है, विवेक बंसल जी रुकिए भाई, विवेक बंसल जी, ये आंदोलन की परिभाषा है, बार बार आंदोलन, एक बार दंगे का नाम नहीं लिया बादल देवनाथ ने। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हिंदुओं पर चोट कबूल है क्योंकि वोट बैंक चाहिए, क्योंकि बंगाल में साल के भीतर चुनाव है, अगले साल की शुरुआत। देखिए राकेश जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आंदोलन की परिभाषा है, इसे स्वाभाविक है कि कहीं अगर प्रतिरोध होता है वो हिंसात्मक ढंग से होना चाहिए। तो वो जो भी वहाँ की स्थानीय प्रशासन की कमी भी कही जाएगी, दूरंदेशी नहीं रही, जिसके कारण ये उबल रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं
ये जो मुद्दा था, इन लोगों को कहीं इसको लेकर विचलित थे, पर लेकिन जो स्थानीय प्रशासन था उसको इसको नियंत्रण में करना चाहिए था। और जिन्होंने भी किया इस तरीके की जो हिंसात्मक घटना है, वो किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। और मुद्दा जहां तक है वो उसको अब सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल स्वस्थ लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है विवेक बंसल जी, फिर भी टीएमसी ममता बनर्जी सरकार से ज्यादा कोसना बीजेपी को है। फिर से जरा दोहराइएगा राकेश जी, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, फिर भी ममता सरकार से ज्यादा बीजेपी को कोसना है आपको। अब ममता जी ने क्या कोसा है वो तो इनकी पार्टी का जो प्रवक्ता है उनसे आप दीजिए, उनको क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है अब उच्चतम न्यायालय में है और उसका फैसला न्यायालय देंगे। उन्होंने अपना जो फैसला सुनाना है, लोकसभा जो संसद ने इसे पारित कर दिया है और उसके पश्चात जो भी उसकी टिप्पणी होगी, जो भी फैसला होगा उसके फलस्वरूप ही उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फैसला होगा। कुछ सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जवाब देंगे, उसके बाद फैसला होगा 7 दिन के बाद, आज का जो निर्देश है। हाँ, तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कौन और क्या कुछ कह रहा है? किसी ने और कुछ कहा क्या? आप जो मुद्दा उठाया, जो डिबेट जिस विषय में कर रहे हैं, आपको पहले समझिए इस लोग आंदोलन क्यों हिंसा एक तो बादल देवनाथ जी, ये बंगाल में जो है उसको आंदोलन का नाम मत लीजिए भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अंदर से उबल पड़ता हूँ। तो इसे आंदोलन का नाम मत लीजिए। जितनी बार बोलिए हिंसा बोलिए, दंगा बोलिए, लेकिन आंदोलन मत बोलिए। लेकिन और आंदोलन का नाम बदनाम मत करिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, हिंसा कोई पसंद नहीं है, लेकिन आग जलाने से, किसी का घर जलाने से, किसी को हत्या करके ये आंदोलन नहीं होता है। तो हुआ ना आपके बंगाल में, हुआ कि नहीं मुर्शिदाबाद में? ये लोगों को पहले आपको समझ आंदोलन क्यों है। 4 लाख अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो सरकारी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसको कुछ संपत्ति ऐसा। अरे मेरे भाई, इन हिंदुओं की संपत्ति की चिंता की आपने? सरकारी जमीन, हिंदुओं की संपत्ति की चिंता की? बादल देवनाथ जी, जिनके घर जला दिए गए, क्या होगा उनका? क्या होगा उनके घरों का? उस पर जुबान सिल गई आपकी। सेंट्रल गवर्नमेंट हड़प करना चाहते, कब्जा करना चाहते। अरे फिर वही बात है, ये जो बिल लेके आए इसके पीछे अलग साजिश। शालिनी अली 30 सेकंड। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की बड़ी चिंता है, लेकिन जिन हिंदुओं के घर चल गए उस पर जुबान खामोश है बादल देवनाथ की। राकेश जी, जब इनके खुद जो नेता है, इनके खुद के जो मंत्री हैं, वो मंच में खड़े होकर इतने ज्यादा उत्सुक होकर ऐसे भाषण देते हैं कि हम इस वक्त बिल को, संशोधन बिल को नहीं लागू होने देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज जब ये भी यही बात कह रहे हैं तो इनका मतलब ये हो रहा है कि ये पहले की बात सोचेंगे, नहीं ये गलत बात है। आज तक आप लोगों ने अपना मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि आज वक्त में ये सारी दिक्कतें और ये दिक्कतें इस तरीके से सही होनी चाहिए? आप सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमें मंजूर भी है। आपने क्यों नहीं ये कोई फॉर्मेट बनाकर दिया इतने सालों में? आपने एक बार इतने सालों में ममता बनर्जी ने या टीएमसी ने कभी भी कोई फॉर्मेट बनाकर नहीं दिया कि वक्त की जमीनों को कैसे बचा कर रखेंगे। और आप और आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उन हिंदुओं से जाकर मिल के आए जिनके घर वहां पे चले गए, जहाँ पानी की टंकियों में जहर डाल दिया गया था और जहाँ ठीक धनंजय गिरी, ठीक है धनंजय गिरी, हिंदुओं के घर जल गए उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज का आप लोग क्या करेंगे इसकी बड़ी चिंता है बादल देवनाथ जी को। राकेश जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू हिंदुस्तान में ही शरणार्थी बन के जिए, हिंदू हतभागा बना रहे। ऐसे ममता बनर्जी जैसे और कांग्रेस क्या, तृणमूल कांग्रेस, ये चैंपियनशिप लगी हुई आपस में कि कौन सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म का सूरमा बनेगा। मुल्क को कुर्बान कर देना है मुसलमान के नाम पर, एक सेगमेंट को भड़काना हो, उसमें भी गरीब, पसमानदा, पिछड़ा, जो मुसलमान, धोबी, दुनिया, वो सब नहीं, बस 85-90% नहीं। और ऐसे लोग इसके बाद रुक जाइए जिन्होंने अपने नाम में ही जहर भर रखा है, जिनके जहर जबान में ही जहर नहीं, पूरे शरीर में जहर है, पूरी जबान में जहर है, जो शुगर कोट ऊपर से कर चलते हैं। ममता की बात करेंगे तो ममता इमाम को बुला सकती हैं, ईमान जता सकती हैं, पर हिंदुओं को नहीं बुला सकती। मुर्शिदाबाद में मारे गए लोगों को नहीं बुला सकती।
पंडितों को प्रताड़ित करना है और मुल्लाओं को माल पानी देना है, संपत्ति देना है, वजीफा देना है, स्कॉलरशिप देनी है, पिछड़ों में शामिल करना है, उनको धन दौलत देनी है और छाती पीटना है। जितनी छाती उस मुहर्रम में नहीं पीटते होंगे, उससे ज्यादा छाती तो बादल देवनाथ तब से पीट रहे हैं। क्या होगा स्टेट प्रॉपर्टी का, क्या होगा स्टेट प्रॉपर्टी का? जितना कभी मुहर्रम में किसी ने छाती नहीं पीटी होगी, उससे ज्यादा बादल देवनाथ ने पीट रखी है। लेकिन इनको नहीं पता है कि इनके साथ भी वही होगा जो मुर्शिदाबाद के आम हिंदुओं के साथ हुआ। ठीक है। अब आजारी जी रुक जाइए। हाँ ठीक है आजारी जी, अरे रुकिए बादल देवनाथ जी, थोड़ी सी सर चिंता कर लीजिए, कुछ अपडेट आप दे देते कि जो हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो गए उनके लिए हम ये करने जा रहे हैं, कोई उनके लिए पुनर्वास योजना लेकर आ रहे हैं, थोड़ी इसकी जानकारी दे दी होते तो लगता क्या आप उनकी भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि आपके वोट बैंक को सूट नहीं करता है। तो रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा खामोश रहिए। अब आजारी जी, बहुत सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा है, तो भाई ये 7 दिन या फिर 5 मई उसके बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चुपचाप रहना चाहिए था ना। कोई कहेगा पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, कोई कहेगा नहीं साहब शरीयत में दखल हो रहा है, कोई कह रहा है फिर भाई नहीं मजहब। क्यों? सुनिए ना सुप्रीम कोर्ट की 2 बातें सुनिए मेरी। पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो भारत का रहने वाला हर मुसलमान, हर हिंदू, हर नागरिक मानेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप लोग एक चालाकी के साथ, चतुराई के साथ और एक षड्यंत्र के साथ, साजिश के तहत आप उन मुसलमान चेहरों को सामने लाते हैं जो दरबारी चेहरे हैं, जो मुस्लिम विरोधी चेहरे आपने कैसे तय कर लिया कि दरबारी है? के बागी हैं चेहरे। आपने कैसे कर लिया कि दरबारी है? कैसे तय कर लिया आजारी जी की दरबारी है? डरने लगता आपको? शर्म नहीं आती आपको? ऐसे चेहरे ला करके अपनी महिमा मंडल अपने आप करवाते हो। आपके पास आपके चेहरे नहीं है क्या? आप मुस्लिम नाम मारे शालिनी अली जैसे लोगों को ला करके मुसलमानों को दिखाते हो, देखो साहब ये साहब हम ले आए, मुसलमान ले आए हैं, कि क्या बताएं हमें आप? इसका आपको शालिनी अली से दिक्कत है? आपको एक मिनट जरा स्क्रीन पर रखिए शालिनी अली को। शालिनी अली और आजारी जी को स्क्रीन पर रखिए मेरे साथ। आपको शालिनी अली से दिक्कत है, कोई मुसलमान सरकार का पक्ष लेने को दिक्कत है, यही समस्या है आजारी जी। अरे आजारी जी यही समस्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। बोलिए शालिनी अली। ये चोर कहीं के 1 नंबर के वक्त की जमीनों पे बैठते हैं, चाहे वो मदनी हो, चाहे ये हो, चाहे ओवैसी हो। 70 सालों से मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, ना तो तालीम के ऊपर तवज्जो दी है, बहनों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बेटियों को पढ़ाते नहीं है, ये मिसियत शादियों को दीगर बुलाते हैं। ये हमारे ऊपर राष्ट्रवादी होना क्या होता है उसके बारे में पहले समझिएगा, उसके बाद जब शरीयत लड़ते हैं तब आपकी शरीयत खंजर पे कोई छींट न जामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो करामात। ये जहर बनना बंद करिए मौलाना, जहर फकना बंद करिए। ठीक है शालिनी अली, पूरा जहर से शालिनी अली रुकिए सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं। शालिनी अली, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट में बहुत सारी बातें हैं कि फिलहाल कोई प्रावधान मत बदलिए, वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां मत लाइए, डी नोटिफाई जो रजिस्टर्ड गेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो नहीं होंगी, संशोधित कानून के हिसाब से फैसला होना है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर भी होगा। फिर भी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई सड़क पर उतरेंगे, फिर भी मौलाना आजारी जी उनकी आलोचना करने से परहेज कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी मतलब हिपोक्रिटिकल सिचुएशन बना दी है इन सभी मौलानाओं ने। वैसे तो कहते हैं हमारे धर्म का मैटर है, हमारे धार्मिक आस्था की बात है और हम किसी भी नॉन मुस्लिम को बोर्ड का हिस्सा बनने नहीं देंगे, और वो लोग वही लोग हैं जो कि अपने वकीलों को लेकर आए हैं, जिनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो हिंदू हैं। तो ये तो इन लोगों ने राजनीति बहुत पहले से खेल रखी है कि वकील हम ले लेंगे, नॉन मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में हम किसी नॉन मुस्लिम को आने नहीं देंगे, बोर्ड में हम नॉन मुस्लिम का जमीन जायदाद भी लेने को तैयार है। और उसके बाद आप देखिए टिप्पणी इस तरीके की कि हम रोड पे निकलेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे। भाई जरूरत ही क्या है टिप्पणी करने की? जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और कहा है कि 5 तारीख के बाद से हम इसके ऊपर फैसला भी करेंगे, सुनवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप कौन होते हो बाहर लोगों को निकालने वाले? आप ऐसे भड़काऊ वाली भाषण क्यों देते हो? कल फ्राइडे है, जुम्मा है, एक और दिन होगा, तकरीरें होंगी। मतलब इंसान इबादत के दिन को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आज से शुरू हो गया ये राकेश जी, मैनिपुलेशन इस तरीके का
ठीक है, मैं बादल देवनाथ जी, जो बातें शालिनी अली ने कही हैं, तो सड़क पर उतरने का खेल तो चल रहा है, और खेल आपके बंगाल से शुरू हुआ, मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ, और अभी ताजी तस्वीरें आई हैं जो हमारे सहयोगी पहुंचे, जो रिपोर्ट दिखाई, घर जल गए हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए वहां से भी, बेतबोना से। और आप कह रहे हैं साहब क्या हो गया, कौन भड़का रहा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, कोर्ट की सुनेंगे। नहीं राकेश जी, ऐसा बात नहीं है। बंगाल से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारा जगह में भी रैली हुआ, रैली नहीं, हिंसा। मुर्शिदाबाद में, बंगाल में कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, वो बंगाल के लोग कम है, लेकिन बाहर के लोग ज्यादा है। और बांग्लादेश से हुआ, सेंट्रल एजेंसी का रिपोर्ट है, वो बांग्लादेश से 4 महीना 5 महीने से ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है, आप सब बार मैं कह रहा हूँ। तो पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन बात, पुलिस क्या कर रही थी? बादल देवनाथ जी, आप रोक क्यों नहीं पाए? 8 तारीख से शुरू हुआ बवाल, अभी तक शांत नहीं हो पाया है। उससे पहले आप जो अभी कहा ना, से ये नेशनल चैनल है, तो एक नेशनल चैनल को पहले कहना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी क्यों फेल्यूर है, जो बाहर से आक्रमण हुआ। तो बाहर से आक्रमण का मतलब रॉ फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री का जो एजेंसी है वो भी फेल्यूर है, एनआईए फेल्यूर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन रूल है, लॉ एंड ऑर्डर कौन रूल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये पहले जानना चाहिए। डिवाइड करना चाहिए, स्टेट के हाथ कौन लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। बात ये नहीं है सर, बात ये है, ये वापस को लेके आप जो डिबेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर नहीं, मैं शालिनी अली, रुकिए, मैं बताता हूं बादल देवनाथ जी, सुनिए ना, अगर घुसपैठ हुई है तो सेंट्रल एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी मिलते किससे हैं? मिलते किससे हैं? मौलानाओं से मिलने के लिए समय है, वहां पर जाकर तकरीरें करने के लिए समय है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं छिनेगी ये कहने के लिए समय है, लेकिन जो हिंदू पीड़ित है उनसे मिलने के लिए समय नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए समय नहीं है, उन्हें कैंप में डालकर जिम्मेदारी छुट्टी, हटो यहां से, खास समुदाय का जिला बना देंगे। बात पहले सुनिए, आप सवाल कर रहे हैं, बात सुनिए। तो बीएसएफ अंदर किसने क्यों दिया? बोरका पहन के जो लोग आया था बांग्लादेश से, उसको घुसने कौन दिया? तो बीएसएफ क्या कर रहा था? ये तो सवाल आएगा। लेकिन आपका जो आज का जो डिबेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव, लेकिन ये दबाव नहीं है सर, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन है, यानी बंगाल में जो हुआ वो आंदोलन है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंदोलन है, सूती निमतिता में जो हुआ वो आंदोलन है, आपके हिसाब से? ये आपकी परिभाषा है आंदोलन की? आपका भाषा, आपका चिंता मेरे पर मत दीजिए। नहीं, क्यों? जो कह रहा हूँ थोड़ा सुनिए, ये आंदोलन की परिभाषा है, थोड़ा ये आंदोलन है, ये तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं। नहीं, आंदोलन नहीं है, मैं भी जानता हूँ, ये आंदोलन का बात नहीं होता, शांति से आंदोलन करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो पॉइंट प्लीज सुन लीजिए। ये 9 लाख के 8 लाख के ऊपर वॉकअप संपत्ति, 4 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड और 4 लाख के ऊपर अनरजिस्टर्ड संपत्ति। ये अनरजिस्टर्ड संपत्ति को क्या होगा? ये रजिस्टर्ड होगा, आज भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगे, ये इसको लेके चर्चा हुआ, लेकिन जो तो चर्चा में क्या हुआ बादल देवनाथ जी? चर्चा में ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी जो स्थिति है सर, आपके पास सब जानकारी है, तो हम लोग को बुलाने का क्या जरूरत है? आपके पास पूरा जानकारी है तो बुलाने का क्या जरूरत है? नहीं सर, जानकारी दुरुस्त थोड़ी सी करनी पड़ती है ना, कि आप हिंसा, आगजनी, दंगे को आप आंदोलन का नाम दे देते हैं, इसलिए बीच में आना पड़ जाता है। आपको समझना चाहिए आंदोलन क्यों हो रहा है। अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो डीएम, जो कलेक्टर जो लेके गया गया है, कलेक्टर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा, तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन। सुनिए ना, थोड़ी सी बादल देवनाथ जी चिंता कर लीजिए, जो हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, थोड़ी सी चिंता कर लीजिए उनकी, जो बंगाल में हिंदुओं पलायन कर गए हैं, दूसरे जिलों का रुख कर गए। 9 लाख के अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड किसकी क्या डेफिनेशन है, जो इतना पढ़कर आए, थोड़ा सा हिंदुओं के बारे में पढ़कर आ गए होते हैं। चलिए ठीक है, विवेक बंसल जी रुकिए भाई, विवेक बंसल जी, ये आंदोलन की परिभाषा है, बार बार आंदोलन, एक बार दंगे का नाम नहीं लिया बादल देवनाथ ने। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हिंदुओं पर चोट कबूल है क्योंकि वोट बैंक चाहिए, क्योंकि बंगाल में साल के भीतर चुनाव है, अगले साल की शुरुआत। देखिए राकेश जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आंदोलन की परिभाषा है, इसे स्वाभाविक है कि कहीं अगर प्रतिरोध होता है वो हिंसात्मक ढंग से होना चाहिए, तो वो जो भी वहाँ की स्थानीय
प्रशासन की कमी भी कही जाएगी, दूरंदेशी नहीं रही, जिसके कारण ये उबल रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था इन लोगों को कहीं इसको लेकर विचलित थे, पर लेकिन जो स्थानीय प्रशासन था उसको इसको नियंत्रण में करना चाहिए था। और जिन्होंने भी किया इस तरीके की जो हिंसात्मक घटना है, वो किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। और मुद्दा जहां तक है वो उसको अब सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल स्वस्थ लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है विवेक बंसल जी, फिर भी टीएमसी ममता बनर्जी सरकार से ज्यादा कोसना बीजेपी को है। फिर से जरा दोहराइएगा राकेश जी, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, फिर भी ममता सरकार से ज्यादा बीजेपी को कोसना है आपको। अब ममता जी ने क्या कोसा है वो तो इनकी पार्टी का जो प्रवक्ता है उनसे आप लीजिए, उनको क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है अब उच्चतम न्यायालय में है और उसका फैसला न्यायालय देंगे। उन्होंने अपना जो फैसला सुनाना है, लोकसभा जो संसद ने इसे पारित कर दिया है और उसके पश्चात जो भी उसकी टिप्पणी होगी, जो भी फैसला होगा उसके फलस्वरूप भी उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फैसला होगा। कुछ सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जवाब देंगे, उसके बाद फैसला होगा 7 दिन के बाद। आज का जो निर्देश है, हाँ तो यही तो मैं भी कह रहा हूं, कौन और क्या कुछ कह रहा है? किसी ने और कुछ कहा क्या? आप जो मुद्दा उठाया, जो डिबेट जिस विषय में कर रहे हैं, आपको पहले समझिए इस लोग आंदोलन क्यों हिंसा एक तो बादल देवनाथ जी, ये बंगाल में जो हुआ उसको आंदोलन का नाम मत लीजिए भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अंदर से उबल पड़ता हूँ, तो इसे आंदोलन का नाम मत